हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो जो लोग इससे पहले नहीं थे वो भी फाइनली आ चुके हैं। हेलो अंजलि पोखरियाल जी, वीनस त्यागी, कृष्णा मोरे, प्रताप, हर्ष, जयश्री, सरिता, शीतल, रिया, अश्री, अनुराग, आयुषी, रोहित, उज्जवल, रिद्धिमा, वेंसी, प्रतीक, सुमन। तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है तब जब डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछे जाए। जब डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछे जाए तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके सारे के सारे फैक्ट देखेंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही जगह पर कर रखे हैं। क्लियर है? क्लियर? सारे के सारे फैक्ट एक ही जगह पर कर रखे हैं। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें, एटमॉस्फेयर, ओशंस कवर कर चुके हम लोग। कॉन्टिनेंट्स एंड फैक्ट्स के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। किसके बारे में? कॉन्टिनेंट्स एंड फैक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इनिशियल, ये क्या है, हाँ, अगर मैं बात करूं तो इनिशियल सारा का सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आप लोगों ने ओशंस पढ़ा, विंड पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा। अब वो बेसिक फैक्ट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हिट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भाई हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं सबको पता है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ एंटार्क्टिका। कौन सा? एंटार्क्टिका। तो ये हमारे क्या हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर इनको अकॉर्डिंग टू द साइज लगाने की कोशिश करेंगे तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसे हम लोग ओशियाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियाना भी कहते हैं। आप कहोगे सर ओशियाना क्यों कह रहे हैं? ओशियाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्लस जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं ना, उनके बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? जो आइलैंड कंट्री है। क्या है? जो आइलैंड कंट्रीज है उनके बारे में बात की जाती है। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं इसके आसपास, यहाँ पर इस तरीके से इनके बारे में बात की जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज ये जो आइलैंड कंट्रीज है, इसमें न्यूजीलैंड है और यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। ये आपका वो वर्ल्ड मैप है जो कि आप लोग देखते हो। ये सारे के सारे कंट्रीज इसमें ड्रॉ किए गए हैं, बट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऐसे ही समझाने के लिए, समझ के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है। कोई इस चीज़ से ऑफेंड नहीं होना कि सर ये इंडिया वाला जो पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट हमारा वैसा ही है, बट क्या करें, वर्ल्ड मैप का जब भी आप ये वाला पार्ट निकालते हो तो ये हमेशा डिस्प्यूटेड ही दिखाएगा। ठीक है, बट हमको पता है कि इंडिया हमारा कैसा दिखता है, तो उसके लिए परेशान कोई मत होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई तुमसे पूछे कि तुमको ये पूरे के पूरे मैप में कितने कंट्रीज याद हैं, क्या तुमको याद है कितने कंट्रीज हैं यहाँ पर? कितने कंट्रीज तुम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम? अगर नहीं कर सकते हो तो एक बार कोशिश करना, एक वर्ल्ड मैप लेकर आना जो ब्लैंक हो, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, और उसको इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करना एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि तुम कितने मैप ड्रॉ कर पा रहे हो। ठीक है, कितने कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करना। अभी फिलहाल हम लोग जब इस क्लास को करेंगे, उस क्लास के टाइम पीरियड में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। क्लियर? काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज आप लोग ऑलरेडी याद कर लोगे। आपको याद नहीं थे तो भी आप लोग याद कर लोगे, चिंता मत करो। ठीक है, काफ़ी सारे कंट्रीज आप याद कर लोगे, जो आपको याद नहीं भी हैं वो भी आप यहाँ पे याद कर लोगे। ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहली चीज़, मैंने कोशिश ये की है कि पूरी की पूरी क्लास को एक सिंगल पीपीटी तक लाने की कोशिश की जाए। तो मैंने 3 पीपीटी बनाई, एक ये और एक ये। इन 3 स्लाइड को पढ़ के ऑलमोस्ट आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हो।
जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ इन्हीं 3 स्लाइड में, इसके अलावा बाकी कोई जो चीज़ें वो सिर्फ कहानियाँ हैं। तो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों में पढ़ेंगे, मेन जो पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया। एशिया वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है? अगर हम लोग बात करेंगे 29.5% कवर करता है। और अगर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में तो 59.54% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। मे बी अब जो सेंसस होगा उसमें शायद इंडिया वर्ल्ड में सबसे ऊपर होगा। वैसे तो पूरी दुनिया क्लेम कर चुकी है हाँ इंडिया सबसे ऊपर है, बट फिर भी जब तक हम लोग अपना सेंसस नहीं करते हम लोग ये चीज़ क्लेम नहीं करेंगे। अगर हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि कितनी डेंसिटी रहती है तो 95.0 कितनी 95.0 डेंसिटी रहती है। कहाँ पर? एशिया में। इसका मतलब ये है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर रीजन में कितना, पर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 95 लोग रहते हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है? 50 कंट्री। कितनी कंट्रीज हैं? 50 कंट्रीज हैं। फिर बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में 20.4% लोग रह रहे हैं और वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है? 17.02%। कितना? 17.02%। ठीक। और अगर यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो 33.7। और टोटल वर्ल्ड में इस मतलब अफ्रीका में कंट्रीज कितनी है? 54। कितनी है? 54 कंट्रीज हैं। रशिया अगर आप लोग देखोगे फिजिकली नो डाउट एशिया में आता है, बट रशिया को यूरोप के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? रशिया को यूरोप के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा करने के पीछे मेन रीजन क्या है? ऐसा करने के पीछे मेन रीजन क्या है? ऐसा करने के पीछे मेन रीजन बेटा ये है कि रशिया एक्चुअल में काफ़ी डेवलप्ड क्या है? एक पार्ट है। उसके डेवलपमेंट को देखते हुए उसको किसके साथ जोड़ा जाता है? यूरोप के साथ जोड़ा जाता है। वैसे वो एक्चुअल में एशिया की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका तो 16.5%, 7.60 क्या है इसकी पॉपुलेशन है, 22.1% क्या है यहाँ की डेंसिटी है। और टोटल कितने कंट्रीज हैं? 23। फिर बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 12% लोग कितने रहते हैं? 5.53%। ठीक है। डेंसिटी कितनी है? 22.0%। और टोटल कंट्रीज कितनी है? 12। टोटल कंट्रीज कितनी है? 12। फिर आता है यूरोप। यूरोप के साथ बड़ी यूनिक सी चीज़ है, क्या है? 6.8% क्या है पूरे वर्ल्ड का एरिया? केवल कितना? 6.8%। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉपुलेशन कितनी रहती है? 9.59%। कितनी? 9.59%। और डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो 72.5%। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो सबसे ज़्यादा कंट्री, सबसे ज़्यादा डिवीजन्स कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं? यूरोप में देखने को मिलते हैं। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूरोप में आपस में डिस्प्यूट्स नहीं है। आपस में जो कंट्रीज के डिस्प्यूट्स होते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? यूरोप अपने आप को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोलता है। क्यों बोलता है गार्डन ऑफ द वर्ल्ड? और रीजन क्या है कि यूरोप ही बोलता है, अफ्रीका नहीं बोल पाता, एशिया नहीं बोल पाता, अमेरिका नहीं बोल पाता, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नहीं बोल पाते खुद को। सिर्फ यूरोप ही खुद को बोलता है कि वी आर द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों बोल रहा है यूरोप ऐसा? किसी को पता है ये रीजन कि क्या वो रीजन है कि यूरोप अपने आप को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोलता है? कोई भी बता सकता है क्या? हाँ भाई, एनीवन? कोई भी एक बता सकता है ये चीज कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि यूरोप अपने आप को गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोलता है? हाँ, ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, ये सब याद करना पड़ेगा। हर चीज में ये मत पूछो कि याद करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई जा रही है तो बेटा याद करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो इट मीन्स वो याद करनी पड़ेगी आपको। एडवांस टेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, अरे नहीं यार, बेकार की बातें कर लिख रहे हो तुम लोग। एक्चुअल सोचो, थोड़ा सा जोर दो यार। तुम लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, तुम लोग जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझोगे तो लेक्चरेट में क्या बोलोगे? लेक्चरेट में ही अगर मान लो टॉपिक दे दिया यूरोप इज द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, इज इट ट्रू और नॉट?
तो तुम क्या बोलोगे? क्लीननेस नहीं, क्लीननेस भी नहीं है, टूरिज्म भी नहीं है, क्लाइमेट भी नहीं है, सबसे ज्यादा फ्रूट्स होते हैं नहीं, ये भी नहीं है रीजन। केवल एक लड़की ने यहां पे लिखा है, रिया शेखावत, यूनिटी बिटवीन द कंट्रीज। अब वो यूनिटी है क्यों? ये जो कंट्रीज में यूनिटी है वो यूनिटी है क्यों? क्या बोलोगे तुम लोग, क्या आंसर करोगे? यूनिटी क्यों है यहां पर यूरोप में? अगर आपसे कोई पूछेगा यूरोप के कंट्रीज में आपस में यूनिटी क्यों है, क्या रीजन है, क्या बताओगे आप लोग? रिया ने बोला बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड यूनिटी, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट तो सारे लोग हैं यार, सेम आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही। एजुकेशन कोई मतलब नहीं है यहां पर। देखो बहुत सीधा सिंपल सा रीजन है यूरोप में, सीधा सिंपल सा रीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकित, ये भी रीजन नहीं है। डेवलपमेंट कोई रीजन नहीं है, सिंगल रूट किंगडम नहीं भाई, दे आर डेवलप सेम एजेंडा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेस डाइवर्सिटी बिल्कुल सही, तेजा बिल्कुल सही, सेम प्लेस का भी कोई मतलब नहीं है। कल्चर एंड आइडियोलॉजी आदित्य बिल्कुल सही, लेस पॉपुलेशन नहीं, मतलब ही नहीं बनता। पीस नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, इंटरनल डिस्प्यूट रिवील नहीं करते, रिवील होते हैं बट इतने बड़े डिस्प्यूट होते ही नहीं है। पीस ट्रीटी एग्रीमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, सेम माइंडसेट नहीं, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है। कुछ बच्चों ने यहां पे सही जवाब दिया है। यूरोप गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज है लेस डाइवर्सिटी है। क्या है? लेस डाइवर्सिटी है। इनकी आपस में किसी भी तरह की कोई डाइवर्सिटी है ही नहीं, लगभग सब एक ही जैसे जीन्स, एक ही जैसे प्रोडक्ट हैं। लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर नहीं है, सब लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ना तो रिलीजन के बेस पर है, ना लैंग्वेज के बेस पर है, ना एथनिसिटी के बेस पर है, ना फेशियल उस पर है, किसी भी बेस पर डाइवर्सिटी है ही नहीं। सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं, सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए डाइवर्सिटी खत्म हो गई। डाइवर्सिटी खत्म हो गई तो 101% है, 101% है। क्या होगा? प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम फिनिश। आपस में कोई डिस्प्यूट रहेगा ही नहीं, आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। भाई वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब किस लिए लड़ रहे हैं? कोई रिलीजन के नाम पे लड़ रहा है, कोई रिलीजन के नाम पे लड़ रहा है, कोई एथनिसिटी के नाम पे लड़ रहा है, कोई कल्चर के नाम पे लड़ रहा है। और अगर आप यूरोप में जाओगे तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे यूरोप में सेम जैसी चीजें दिख रही हैं। तो जब पूरे के पूरे यूरोप में सेम कंडीशन दिख रही है, सेम सारी चीजें दिख रही हैं, लोग एक जैसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा ही है, तो प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी भाई, होगी क्या? नहीं होगी। अरे कलर भी सबका एक जैसा ही है, सबके सब गोरे चिट्टे हैं, तो प्रॉब्लम खत्म। मेन जो आंसर था वो यही था, सेम आइडियोलॉजी एंड देयर इज अ लेस डाइवर्सिटी, दैट्स इट। और यही रीजन है कि वहां पर क्या है, पीस बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं। इवन खुद सोचो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके बाद भी यूरोप अभी भी अपने आप को क्या बोलता है? द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। इवन अगर आप लोग यूक्रेन में भी जाते हो तो यूक्रेन के कुछ सर्टेन एरिया हैं जो कि सेंसिटिव है, बाकी सारे एरिया में वही नॉर्मल रूटीन चल रहा है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं, ठीक है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। क्लियर? आज के टाइम पर ट्रिकी है, वो कोई ऐसी ट्रिकी नहीं है, वो कोई ऐसी ट्रिकी नहीं है। देखो वो सिचुएशन जो बिगड़ी है वो बिगड़ी है केवल और केवल कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से, कुछ आइडियोलॉजीज की वजह से जो बाइडेन ने पुश की थी, जो बाइडेन ने जबरदस्ती क्या किया, पुश किया किसको? यूक्रेन को, कि तुम नाटो का पार्ट बनो, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
ठीक है, उसकी लिटरली कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर पुश किया, उधर पुश करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई जैसे ही यूक्रेन ने थोड़ा सा उधर अपने आप को पुश किया, सडनली रशिया ने अटैक शुरू कर दिया। जो बाइडेन से पहले अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या नाम है उनका, बराक ओबामा, ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे भी सेम यही चीज़ हुई। उस टाइम पर क्रीमिया और वो वाला पार्ट क्या कर लिया था, रशिया ने मतलब कंट्रोल में ले लिया था यूक्रेन से, ठीक है। क्रीमिया एक क्या आइलैंड जैसी कंडीशन है, उसको क्या किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो चाहे ओबामा हो, ओबामा नो डाउट हम लोग बोलते हैं यार द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका और वो सारी बातें, ठीक है, वो सब अलग बात है। बट अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कई सारे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स पैदा करने का काम किया, ठीक। तो चाहे ओबामा हो चाहे बाइडन हो, ये क्या है, ये लेफ्ट विंग वाले हैं, और लेफ्ट विंग वाले हैं तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इनको चाहिए कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी रहे। अगर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तो क्या होगा, हम अमेरिकन कंपनीज को पुश करेंगे वहाँ पे जाकर हथियार बेचने के लिए, वहाँ पे जाकर क्राइसिस को पैदा करने के लिए। आप अगर नोटिस करोगे जो बाइडन ने जाते जाते क्या किया, बगल में हमारे बांग्लादेश को जानबूझ के डिस्टर्ब किया, और इतना डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया, आज के टाइम पर बांग्लादेश की कंडीशन देख लो, है ना। जो बाइडन, अब सोचो डोनाल्ड ट्रंप जब अफगानिस्तान से जा रहे थे तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं सारे ट्रूप्स अपने अफगानिस्तान से हटाऊंगा, तो अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी। बट जब जो बाइडन ने अपने ट्रूप्स हटाए तो सडनली अचानक से विद इन अ फ्यू मंथ तालिबान वापस से क्या हो गया, पावर में आ गया, वापस से क्या हो गया, पावर में आ गया। थोड़ी सी अजीब सी बात है या नहीं है। अभी रिसेंटली तुमने सीरिया नोटिस किया, सीरिया में जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, वो राइट विंग वाली गवर्नमेंट थी और वो सपोर्ट करते थे रशिया को। अब सीरिया को किसी तरह से डिस्टर्ब करना था तो क्या किया उन्होंने, वहां पर सडनली अचानक से तख्ता पलट करवा दिया। और वहां पर अभी जो हेड है, जो सीरिया को लीड कर रहा है, वो सब कर रहा है, वो कौन है, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि एक टाइम पर आईएसआई के साथ था और वो यूएसए की हिट लिस्ट में था। क्या हिट लिस्ट में था, आतंकवादियों की हिट लिस्ट में था। आज के टाइम पर यूएसए उसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यूरोप इज द गार्डन, वो गार्डन इसलिए है क्योंकि वहां पर लोगों की सेम आइडियोलॉजी है, सेम सब कुछ है। यूरोप में प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उसके पीछे अमेरिका रीजन है, यूरोप रीजन नहीं है। यूरोप के देश बेवकूफ हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, हमें सपोर्ट करेगा, बट उनको ये अब ये जाकर रियलाइज हो रहा है कि यार अमेरिका कहीं ना कहीं अपना गेम खेल के चला गया, अब हम फंसे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया भाई ये गलती तुम्हारी है, तुम एक बेवकूफ से आदमी के पीछे जाकर खड़े हो गए कि हाँ जो बाइडन कहेंगे तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। तुम वहां पर खड़े हुए तो फिर तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं क्यों सपोर्ट करूं तुमको भाई? अगर तुम्हें नाटो का सपोर्ट चाहिए तो भाई नाटो में तुमको पैसा भी देना पड़ेगा, अपनी आर्मी को भी भेजना पड़ेगा। मेरी आर्मी, मेरे लोग मरने के लिए नहीं जाएंगे वहां पर। तुमने एक बेवकूफ आदमी के कहने पर यह सारा काम किया है, जानबूझ के यहाँ पे लड़वाया है यूक्रेन को और रशिया को, तो ये मेरी गलती नहीं है। मेरी फोर्सेस क्यों वहां पे जाकर झेलें? तो यूरोप इज द गार्डन, उसके पीछे रीजन यही है। यूरोप के देश आपस में नहीं लड़ते पर दूसरे देशों के ऊपर एलिगेशंस और वो सब जरूर करते रहते हैं। तो ये चीज़ आप समझो, ये सब जियोपॉलिटिक्स होता है, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं सोच पा रहे तो बेटा ये गलत है। आपको सोचना होगा, आपको डिफरेंट माइंडसेट पैदा करना होगा, ठीक है। आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंग होती है ना, उनको सोचना पड़ेगा। बोलते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्यों बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? कुछ अलग सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो बाकी लोगों के माइंड में नहीं आ सकता। आगे चलकर तुम्हें ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनना है, तुम्हें लेक्चरेट का पार्ट बनना है, तो कैसे बनोगे? ऐसे थोड़ी बन जाओगे। तुम कुछ नया बोल ही नहीं पाओगे, सामने वाला बोलेगा, तुम बोलोगे यस आई एम एग्री विद दिस, यस यस आई एम एग्री विद यू, वो करते रहोगे, है ना। तो वो जो यूनिटी तुम लोग बोल रहे हो वो क्यों है? वो इसी वजह से तो है क्योंकि आपस में डाइवर्सिटी बहुत कम है। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। आप इंडिया में देख लो, इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो आप भेदभाव करने लगते हो। आप नॉर्थ ईस्ट से निकलकर थोड़ा सा साउथ में चले जाओगे तो आप भेदभाव करने लगते हो। इंडिया में हर 40-50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप लोग भेदभाव करने लगते हो। हर 40-50 किलोमीटर के बाद कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाता है, आप लोग भेदभाव करने लगते हो।
लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो भेदभाव करने लगोगे, रंग चेंज हो जाएगा तो भेदभाव करने लगोगे। इसीलिए इंडिया यूनाइट कंडीशन में आ ही नहीं पाता, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। फाइनली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना, तो 5.9%, और अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 0.55%, और अगर डेंसिटी के बारे में बात करें तो 3.2%, मतलब 1 किलोमीटर में केवल 3.2 लोग रह रहे हैं। और अगर कंट्रीज की बात करें तो टोटल 14 कंट्रीज हैं। कितने? 14 कंट्रीज। फिर आता है यहाँ पे एंटार्क्टिका। क्या? एंटार्क्टिका 9.2%, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, तो 0.002%, और डेंसिटी तो 0.0003%, और यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। और ये जो लोग हैं ये भी कौन है? दे आर द रिसर्चर, जो डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जाकर क्या करें? रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंट, सबसे पहले आता है एशिया। एशिया में बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना, और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। अफ्रीका की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अल्जीरिया और सबसे छोटा मियोटी। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा और सबसे छोटा सेंट पेरी। कौन सा है? सेंट पेरी। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा है ब्राज़ील और सबसे छोटा है फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा? फॉकलैंड आइलैंड, जो सबसे नीचे है। फिर आता है यूरोप। यूरोप की बात करेंगे तो रशिया इज लार्जेस्ट एंड वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट। वेटिकन सिटी को आप लोग वर्ल्ड का भी स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, है ना, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो, और इसको आप लोग वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी बोल सकते हो। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया ही है, और सबसे छोटा नोरू आइलैंड है। इस आइलैंड की बड़ी यूनिक सी स्टोरी अभी बताता हूँ क्या है। एंटार्क्टिका, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंट्री या कोई ऐसा देश नहीं है। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है, नोरू। नोरू आइलैंड क्या था? नोरू आइलैंड के बारे में दुनिया को पता चला कि यहाँ पे फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या? फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मिलता है। फॉस्फेट जो माचिस बनाने और इन सब चीज़ों में काम आता था। तो अराउंड इसके बारे में पता चलता है 1940 में। 1940 से दुनिया भर के देश यहाँ पे जाते हैं, और दुनिया भर के देश यहाँ पे जाकर क्या करते हैं? फॉस्फेट निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है, ध्यान रखना सब कुछ। ठीक है बेटा, रशिया को हमेशा और हमेशा आप लोग यूरोप के साथ जोड़ के बताओगे। ठीक है, यूरोप के साथ जोड़ के बताओगे। तो नोरू आइलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फॉस्फेट मिला। 1940s के आसपास पता चला सारे देशों को यहाँ पे फॉस्फेट बहुत मिलता है। तो सारे के सारे देश क्या करने लगे? यहाँ पे जाने लगे फॉस्फेट निकालने के लिए, जाने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे देश पहुँचे। धीरे धीरे जितने भी दुनिया के देश थे सब के सब वहाँ पे पहुँच गए। सब ने अपने अपने माइनिंग वहाँ पे क्या लगा दी? हब बना दिए। वहाँ से सब के सब माइनिंग कर रहे हैं, सब के सब माइनिंग कर रहे हैं। इस देश में सडनली इतने सारे देश आ गए, इतने सारे देशों ने फंडिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिप्स आने शुरू हो गए, डॉकयार्ड बन गए बड़े बड़े। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े क्या बन गए, एक एयरपोर्ट बना दिया गया बहुत बड़ा, बहुत ही रिच सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, इवन होटल्स बन गए, बहुत सारी चीज़ें, पार्क बन गए लोगों के रहने के लिए, सारी चीज़ें बन गई, सब कुछ बन गया। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ तैयार हो गया यहाँ पर, सब कुछ तैयार हो गया। और ये एक आइलैंड कंट्री है, एक ठीक ठाक बड़ा सा आइलैंड है, उसके सेंटर में सब लोग क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं। इतनी माइनिंग की विद इन 50 ईयर्स ये देश पूरी तरह से खोखला हो गया। खोखला हो गया मतलब इसके अंदर जितना भी जो कुछ था वो सब का सब क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो सब का सब क्या कर लिया? निकाल लिया। इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया कि यहाँ की ज़मीन पूरी तरह से क्या हो गई? बंजर हो गई, बेकार हो गई। अब ये आइलैंड कैसा दिखता है कि आसपास तो ग्रीनरी है। वो ग्रीनरी कौन सी है? जो ओशंस के आसपास है, कोकोनट ट्री और वो सब की। एंड बीच में जो सेंटर पार्ट है इस कंट्री का, वो बिल्कुल एकदम अबेंडन पड़ा हुआ है, सब कुछ खाली। जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आई थी, जितने भी लोग आए थे, जितनी भी फ्लाइट सर्विसेज, जो भी कुछ था, सबका सब यहाँ पे खत्म हो गया, ऑल ऑफ द एंड। अब जो भी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, जो भी चीज़ें इस आइलैंड में बची हुई हैं, वो सिर्फ कैसे चल रही हैं?
अब वो कैसी चल रही हैं? वो सिर्फ चल रही हैं दूसरी देशों की वजह से। एक जो देश इसको सपोर्ट करता है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा पास है, क्लोजेस्ट है, वही इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक देश और है जो इन कामों में सबसे ज़्यादा बेहतर है, माहिर है, आपका पड़ोसी चाइना। चाइना इस देश को बिना सोचे समझे फंड दे देता है कि चलो ठीक है, लो जाओ चलाओ फंड। यहाँ पे जितने भी स्टोर्स चलते हैं इस कंट्री में, जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, मेंटेन हो सकती हैं, वो सब की सब चाइना करता है। चाइना पैसा देता है, चाइना ही मैनेज कर रहा है। चाइना के बहुत सारे लोग यहाँ पे जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब सोचो आने वाले 50 साल, आने वाले शायद मे बी 40-50 साल, बस 40-50 साल के बाद क्या होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट चाइनीज़ पॉपुलेशन ठीक ठाक होगी, ठीक है, ठीक ठाक होगी। चाइनीज़ पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग होंगे। चाइना ने इतना सारा इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा लगाया है, तो नो डाउट उसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा बढ़ जाएगा। एक टाइम के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसी हो जाएगी कि लोगों से पूछा जाएगा क्या आप चाहते हो चाइना के साथ हम लोग मर्ज कर लें, सब लोग बोलेंगे हाँ मर्ज कर लो, और ये चाइना का हो जाएगा, सबका सब क्या हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। तो ये बहुत इजी होता है, ये बहुत इजी है इस तरीके के छोटे छोटे देशों को क्या करना, टारगेट करना। तो चाइना की जितनी भी, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो चाइना का आपका सी पैक कॉरिडोर हो, चाहे वो सिल्क रूट डेवलपमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो चाइना का, चाइना के जितने भी इस तरीके के इवेंट्स हैं वो सभी के सभी एक्चुअल में इसी तरीके से काम करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब कंडीशन है। अब क्योंकि आप लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं समझ में आनी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, वो डेप ट्रैप की पॉलिसी है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है जो इंडिया के अगेंस्ट में चलाता है, और हमारी जो पॉलिसी है वो भी बड़ी यूनिक है। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन एंड लार्जेस्ट लेक के बारे में। वर्ल्ड की कहाँ पर कौन सी है? सबसे पहले एशिया, कौन सी है, जिसे यांग्स रिवर भी बोलते हैं या फिर यांग टिसिकाका भी बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो नाम आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हो। कहाँ पर है? चाइना में। कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, तो ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबको पता है। फिर आता है कैस्पियन सी, तो ये कहाँ पर, मेनली आपका रशिया के साथ जुड़ जाता है। वैसे तो करीबन करीबन 8 देश हैं जिनके साथ जुड़ता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में बात करें तो नाइल रिवर। नाइल रिवर वैसे तो विक्टोरिया जो एक लेक है वहाँ से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया जो लेक है वहाँ से निकलती है, एंड मेनली जो फ्लो करती है वो इजिप्ट में करती है। कहाँ पर? कहाँ पर? इजिप्ट में करती है। माउंटेन कौन से? किलिमंजारो। और लेक कौन सी? विक्टोरिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई, सेम उसी लेक के बारे में बात हो रही है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो मिसिसिपी, मिसोरी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो मिसिसिपी ही वो मेन रिवर है, मिसोरी भी, बट आप यहाँ पे याद रखो क्योंकि दोनों आपस में आकर मिलती हैं। माउंटेन कौन सा है? माउंट मैकिनली। और लेक कौन सी? लेक सुपीरियर। कौन सी? लेक सुपीरियर। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। कैसी है? फ्रेश वाटर है। और कैस्पियन की बात करेंगे तो ये क्या है? लार्जेस्ट सलाइन वाटर है। कैसी है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। फिर आता है अमेजन। अब देखो नील की बात करेंगे तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और अगर अमेजन की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट फ्लो वाली है। कैसी है? लार्जेस्ट
फ्लो वाली रिवर है। यहाँ पे माउंटेन कौन सा है, एक्नागुआ। और यहाँ पे अगर लेक की बात करेंगे तो टिटिकाका। कौन सी है, टिटिकाका है, ठीक है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा थिकनेस इसकी लो कर रखी क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही यार। यूरोप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वोल्गा रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, और माउंट एल्बुर्स यहाँ का क्या हाईएस्ट है। एंड यहाँ पर जो लेक है उसका क्या नाम क्या है, लेडोंग। क्या नाम है, लेडोंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना, तो यहाँ पे कौन सी है, मरे डार्लिंग। क्या नाम, मरे डार्लिंग। वैसे इसका मेन जो रिवर है वो मरे है, बट दोनों को जोड़कर दो रिवर है आपस में मिलते हैं तो मरे डार्लिंग कहलाते हैं। यहाँ पे कौन सा, माउंट कुसिंजिको। क्या नाम है, माउंट कुसिंजिको। और जो लेक है उसका नाम है लेक आयर। कौन सी लेक है, लेक आयर। एंटार्क्टिका के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा, ऑनिक्स रिवर है। ऑनिक्स रिवर ये एक्चुअल में बर्फ के नीचे फ्लो करती है, ठीक है। और माउंटेन जो है, माउंट कौन सा, माउंट विंसन। कौन सा, माउंट विंसन। और अगर हम लोग वोस्टॉक के बारे में बात करें तो वोस्टॉक कौन सा है, ये एक लेक है जो पानी के पिघलने की वजह से क्या आई है, ऊपर आई है। क्या ये पानी के पिघलने की वजह से ऊपर आई है। हाँ, यूएसए की जो 5 लेक्स हैं इनको हम लोग फिंगर लेक्स बोलते हैं आपस में जोड़कर, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिंगर लेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें हुरून है, मिशिगन है, ठीक है, आयरिश है, सुपीरियर है, ठीक है, ये सब है। अब एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपको जो भी याद रखना है वो सब यहीं पे याद रखना है। ये 3 स्लाइड अगर आपने याद कर ली तो बाकी की चीज़ें आपके लिए आसान है। बाकी सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ केवल कहानी है, सिर्फ और सिर्फ केवल कहानी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एशिया, तो ये आपको पूरा पार्ट एशिया का दिख रहा है। और यहाँ पर एक क्या दिखेगी आपको, माउंटेन रेंज दिखेगी जिसका नाम है यूराल। क्या नाम है, यूराल माउंटेन। ये यूराल माउंटेन क्या करता है, यूरोप और एशिया को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, यूरोप और एशिया को डिवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। अब यूराल के इस तरफ का जो पार्ट है, वैसे देखा जाएगा तो ये रशिया वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रशिया वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये रशिया वाला पार्ट है। अब रशिया वाला पार्ट है तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलेंगे हमारा पार्ट है, एशिया का पार्ट है, बट वैसे देखा जाएगा तो यूरोप को यूरोप के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, यूरोप के साथ जोड़ा जाता है। तो ये अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशियन बोलते हैं। 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 क्लियर, ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है यार वहाँ पे, यूराल माउंटेन, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे है, आपको दे रखा है, बट फिर भी याद रखो आप लोग यहाँ पर। अब आ जाती है सारी चीज़ें। हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है और हिमालय की वजह से बना है। किसकी वजह से, हिमालय की वजह से बना है। और हिमालय में भी क्यों बना है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से बना है। बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में, टेक्टोनिक प्लेट की क्या मूवमेंट की वजह से बना है, उनके आपस में मिलने से बना है, ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर तो यांगटीज, अभी मैंने आपको बताया था, सेम वही, इसे यांगटीसी का बोल सकते हो आप लोग, पूरा नाम लेना चाहो तो, बट यांगटी आप लोग छोटा नाम भी याद रख सकते हो। लार्जेस्ट कंट्री तो चाइना, क्योंकि रशिया को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, यूरोप के साथ जोड़ेंगे, इसलिए। लार्जेस्ट डेजर्ट तो गोबी डेजर्ट है जो कि चाइना में सिचुएटेड है। वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा क्या, आर्द्र भूमि, पानी वाला क्षेत्र, तो वो कौन सा, मासिन रामा है। कौन सा है, मासिन रामा है। कहाँ पर है, मेघालय में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है। क्या होता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है। फिर आता है लॉन्गेस्ट रेलवे, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि रशिया में चलता है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि रशिया में चलता है, मॉस्को से वोल्दिवोस्टोक तक। कहाँ पे, मॉस्को से वोल्दिवोस्टोक तक। तो रशिया का लार्जेस्ट ट्रेन, और ये 14 डेज का रूट है। कितना, 14 डेज का रूट है। फिर आता है लार्जेस्ट सिटी, तो लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, टोक्यो है। कौन सी है, टोक्यो है, ठीक है। फिर आता है लार्जेस्ट लेक, तो कैस्पियन लेक है। मैंने अभी आपको बताया था कई सारे कंट्रीज के साथ मिलता है, जिसमें से मेन है रशिया, इसके अलावा ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान,
स्मॉलेस्ट कंट्री तो ये कौन सा है, मालदीव है। बिजिएस्ट वाटरवे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सुएज कैनाल है। और अगर हाईएस्ट प्लेटू की बात करेंगे, कौन सा हाईएस्ट प्लेटू की बात करेंगे तो कौन सा है, तिब्बतीन प्लेटू है। कौन सा, तिब्बतीन प्लेटू। तिब्बतीन प्लेटू में भी अगर देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए तो ये तिब्बतीन प्लेटू लार्जेस्ट प्लेटू है, बट हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट वैसे देखा जाए तो पामीर आता है। कौन सा था, पामीर आता है। हाइट के हिसाब से पामीर है और एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो तिब्बतीन प्लेटू है, क्योंकि सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है और इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है, डार्क कॉन्टिनेंट यूरोप के लोगों ने इसको बोला। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ के लोग काले थे, इसलिए लोगों ने इसे डार्क कॉन्टिनेंट बोला। आगे चलकर पता है क्या बोला, यूरोप के लोगों ने को जब क्रिटिसाइज किया गया कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप लोगों को इस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तो गलत है। तो जब ये बोला गया यूरोप के लोगों को, तो यूरोप के लोगों ने नहीं हम लोग लोगों की शक्ल देखकर नहीं बोल रहे हैं, हम तो डार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो एरिया ये बहुत ज़्यादा कैसा बैकवर्ड एरिया है। कैसा एरिया, बैकवर्ड एरिया, इसलिए हम लोग डार्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग डार्क बोल रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यूरोप के लोगों का इसको डार्क कंटेंट बोलने के पीछे मेन रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न तीनों ही लाइनें गुजरती हैं, पास करती हैं, ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, फाइनली अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, क्या, हाईएस्ट माउंटेन। कौन सा, माउंट किलिमंजारो। रिवर के बारे में बात करेंगे जो इक्वेटर से 2 बार गुजरती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्गो रिवर है। कौन सी है, कॉन्गो रिवर है। लार्जेस्ट लेक तो कौन सी है, लेक विक्टोरिया है। लार्जेस्ट डेजर्ट तो कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर तो कौन सी है, नाइल रिवर है। कौन सी है, नाइल रिवर है। लार्जेस्ट डैम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा, ग्रांड रेनेसा डैम है। कौन सा, ग्रांड रेनेसा डैम है इथोपिया में, जो कि एक्चुअल में कौन सी, नाइल रिवर के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है, नाइल रिवर के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, इसके पानी को लेकर बहुत लड़ाई होती है। फिर आता है लार्जेस्ट आइलैंड तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर की एक बहुत यूनिक चीज़ है, क्या है, वो है यहाँ की बायो डाइवर्सिटी। क्या है यहाँ की, बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बायोडाइवर्सिटी। मेडागास्कर की क्या, बायोडाइवर्सिटी। आप यहाँ पर सोच के हैरान रह जाओगे कि यहाँ पर जो जानवर हैं वो जानवर आज भी अपने मूल स्वरूप में रह रहे हैं, मतलब जो उनका मेन नेचर था, जो मेन बिहेवियर है उसी उसमें रह रहे हैं। ये लोग यहाँ पर क्या नहीं हुए, इनका यहाँ पर क्या नहीं हुए, टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन में चेंजेस आए, जानवरों में और जानवरों में चेंजेस आए, वो चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं जो चिड़िया आज के टाइम पर जो बर्ड है, वो बर्ड नहीं थी, वो एक्चुअल में क्या थी, वो एक्चुअल में क्या थी, बर्ड नहीं थी, वो एक्चुअल में ड्रैगन थी। सॉरी, ड्रैगन बोल रहा हूँ, डायनासोर थी। डायनासोर का ही जो रूप है वो क्या होता चला गया, कन्वर्ट होता चला गया। और कन्वर्ट होते 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 बिल्कुल सही, ठीक है, कन्वर्ट होते होते टाइम के साथ साथ, कंडीशंस के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ, नेचर के साथ साथ, फूड की शॉर्टेज के साथ साथ क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया। क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया। और ये जो चीज़ हुई इसको क्या किया, कहा हम लोगों ने, इवोल्यूशन कहा। क्या कहा, इवोल्यूशन कहा। किसने दी थी ये एवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन ने दी थी। किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। डार्विन ने बताया कि ये जो समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, जो समय के साथ साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो टाइम के साथ साथ बदल रही हैं चीज़ें, ये क्या है, यही आपका इवोल्यूशन है। क्या है, आपका इवोल्यूशन है। तो ये लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। मेडागास्कर में वो इवोल्यूशन पीरियड रुक गया। क्यों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था। और अराउंड ऐसा कहा जाता है सबसे पहली बार ह्यूमन जो यहाँ पर पहुँचा है वो अराउंड 1500 के आसपास पहुँचा है। क्या, 1500 के आसपास पहुँचा है। कब पहुँचा है, 1500 के आसपास पहुँचा है ना। कब पहुँचा है, 1500 के आसपास पहुँचा है। और शायद पहला जो ह्यूमन पहुँचा है वो ऐसा कहा जाता है कोई इंडियन ही पहुँचा है वहाँ पर, अफ्रीकन नहीं पहुँचा, कोई इंडियन पहुँचा है।
हम नहीं, हम लोग मतलब। फिर आता है लेक विच इज़ ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो लेक कौन सा है यहाँ पर? माली एक कंट्री है, ठीक है। लेक फगुबिन, यहाँ पर जो लेक है वो कैसी है? एक ऐसी लेक थी जो कि कंप्लीटली क्या हो गई? ड्राई हो गई, और ड्राई होकर किस में कन्वर्ट हो गई? डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। फाइनली आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत यूनिक कंडीशन है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। अगर हम लोग नोटिस करें तो यहीं पे हमको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी एक सबसे खास बात क्या है कि अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है इसमें लगातार क्या आते रहते हैं? चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। अब सबसे पहले हाईएस्ट माउंटेन यहाँ का कौन सा? माउंट मैकिनली। कौन सा? माउंट मैकिनली, जिसे डैनल भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे कौन सी है? मिस्सौरी। मैंने अभी आपको बताया था मिसिसिपी, मिसौरी, दो रिवर्स के नाम से मिलकर बना, बट वैसे मिस्सौरी बोल सकते हो या मिसिसिपी भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? हाँ देखो, अब सेंटली आइलैंड वाली जो कंडीशन है, सेंटली आइलैंड की खास बात यह कि सेंटली आइलैंड में क्या है? ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पे लोग नहीं है। पर मेडागास्कर की बात इसलिए अलग है क्योंकि वहां पे कोई इंसान था ही नहीं। सेंटली आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं, इंसान ही हैं, बट वो आज भी क्या? स्टोन एज वाली कंडीशन में रह रहे हैं, स्टोन एज और आयरन एज वाली कंडीशन में रह रहे हैं। उन लोगों को आयरन के बारे में पता है सबसे पहले कब पता चला? सेंटली आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनको आयरन के बारे में सबसे पहले कब पता चला? जब वहां पर एक शिप क्या हो गया? गलती से फंस गया। तो वहां के लोग तो किसी तरह से जान बचाकर निकल आए, शिप वहीं पर रह गया। तब जाकर लोगों को वहां पे पता चला कि हाँ, आयरन नाम की भी कोई चीज होती है जो लकड़ी से ज्यादा स्ट्रांग है, पत्थर से ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। वो लोग तब भी स्टोन एज की कंडीशन में रह रहे थे, अब जाकर उनको आयरन के बारे में थोड़ी बहुत समझ आई है। आज भी वो लोग वही पत्ते पहन रहे हैं, वही हुला लाला लू कर रहे हैं, ठीक। फाइनली लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? चुहानाना डेजर्ट है। कौन सा? चुहानाना डेजर्ट है, जो कि मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। ये वही डेजर्ट है जिसको क्रॉस करके लोग अमेरिका पहुंचते हैं, ये वही वाला डेजर्ट है। लार्जेस्ट कैनन के बारे में बात करें तो ग्रैंड कैनन, ये बनता किससे? ये रिवर के फ्लो किससे बनता है? किससे बनता है? रिवर के फ्लो से क्या होता है? क्रिएट होता है। कौन सी रिवर है? तो यहाँ पे कोल्डेरो रिवर है, वो आपको यहाँ पे फाइनली पता चल ही गया है कौन सी रिवर है? कोल्डेरो रिवर। फिर आता है ग्रेट लेक। तो यहाँ पे कौन सी है भाई? यहाँ पे सारी की सारी लेक्स का नाम है सुपीरियर, जो कि सबसे बड़ी है। उसके बाद आती है कौन सी? हरून। उसके बाद आती है कौन सी? ओटियारो। उसके बाद आती है कौन सी? मिशिगन। एंड फाइनली आयरिश। तो ये लेक्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज लिखी हुई है, तो इनको एज इट इज याद रखना है। और इन्हीं रिवर्स को हम लोग क्या, इन्हीं लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? फिंगर लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर लेक्स कहते हैं। और इन लेक्स को जो पानी होता है वो आसपास की जो नदियां होती हैं ना, उनके फ्लो की वजह से मिलता है। किसकी वजह से मिलता है? रिवर्स से मिल जाता है। फिर आता है रिवर विच इज फॉर्म्ड बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। कौन सी है? सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी है? सेंट लॉरेंस रिवर। फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे आता है रॉकी माउंटेन, और यहाँ पे आते हैं एंडीज माउंटेन। कौन से आते हैं? एंडीज माउंटेन। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड कंट्री। क्या नाम है? फॉकलैंड आइलैंड कंट्री, ठीक है। और इस जगह आता है आपका ब्राजील आता है। इस जगह क्या आता है आपका? ब्राजील आता है इस जगह पर, जो कि इसकी सबसे बड़ी कंट्री है। और ब्राजील में ही यहाँ पर एक रिवर बह रही है जिसका नाम है अमेजन। अमेजन अगर आप नोटिस करोगे तो मेन जो लेक रिवर है वो ये वाली है, मेन जो रिवर है वो ये वाली है। बट अगर आप नोटिस करोगे इसमें बहुत सारी रिवर्स आकर क्या होती हैं? मिल जाती हैं। बहुत सारी रिवर्स इसमें आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। कई सारी रिवर्स मिलती हैं। फिर यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो भी क्या करता है? इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये जो रिवर है, इस रिवर में इतना बड़ा जो लार्जेस्ट फ्लो है, वो फ्लो किसकी वजह से? वो एक्चुअल में यहाँ के रेन फॉरेस्ट की वजह से। किसकी वजह से? रेन फॉरेस्ट की वजह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ साउथ अफ्रीका यहाँ पर हमको देखने को
साउथ अमेरिका हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो कहाँ पर होता है? मेनली अमेजन फॉरेस्ट में होता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया भी यही है, और यही रीज़न है कि अमेजन फॉरेस्ट वाला जो रीजन है, अमेजन रिवर के आसपास जो कंप्लीट फॉरेस्ट रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? दो चीज़ों को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक है आपका ये आता है सेकंड नंबर पर, क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है। कितनी ऑक्सीजन जनरेट करता है? 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, O2 जनरेट करता है ये, ठीक है, कितनी? वर्ल्ड की। बट पहले नंबर पर कौन है पता है? पहले नंबर पर वो चीज़ है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी चीज़ है? बताओ जरा। फाइनली यहाँ पे क्या है? 12 कंट्रीज हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वाला जो एरिया, फॉकलैंड आइलैंड के नीचे का ये जो एरिया, ओशियन रीजन, ये डेथलॉक रीजन बोला जाता है। डेथलॉक रीजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस रीजन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल होता है पता है? इस रीजन को क्रॉस करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर हवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओशन से ऑक्सीजन बनती है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? प्लांट एंड ट्रीज नहीं, प्लांट एंड ट्रीज इतनी ऑक्सीजन नहीं बनाते। विनीता मैडम, शाबाश। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो वर्ल्ड को मिलती है वो मिलती है एल्गीज की वजह से। विनीता, वेरी गुड। एल्गीज की वजह से हमको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ध्यान रखना, एल्गीज ये वो एल्गीज हैं जो एक्चुअल में आपका जीवन चलाती हैं। हम लोग जब भी कहीं देखते हैं दीवार पर कहीं पर काई जम गई, एल्गी जम गई, कहीं पर पानी में एल्गी जम गई, तो हम लोग बड़ा बुरा मानते हैं। हम लोग तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को गंदा लगता है देखकर, पर एक्चुअल में वो एल्गी क्या है? आपकी लाइफलाइन है। ध्यान रखना ये चीज़। जहाँ पर भी पानी है, पानी में एल्गी जमा हो गई है, तो आपको अच्छा मानना चाहिए कि चलो अच्छा है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन पैदा हो रही है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा है हमारे नेचर के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं हर जगह एल्गी हो जाए, पर नहीं, जहाँ पर भी एल्गी है बहुत अच्छी बात है, रहने दो उसे। फाइनली हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? एक्नागुआ। लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। किससे बनता है? कैनोरी रिवर से बनता है। कहां पर? वेनेजुएला में। कहां पर? वेनेजुएला में। हाँ बिल्कुल चेंज होता है, रेनफॉल में काफी कुछ चेंज होता है टाइम के साथ साथ। फाइनली हाईएस्ट नेविगेबल जो लेक है या हाईएस्ट हाइट पर जो लेक है वो कौन सी है? टिटिकाका। किसी ने यहाँ पर कमेंट भी कर रखा था, वो ध्यान रखना, सही लिखा था कमेंट। कहाँ पर? एंडीज माउंटेन में हमको देखने को मिलती है। मोस्ट मिनरल रिच प्रोविडेंसी कौन सा है? माइन गेरासिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ब्राजील का। अच्छा, मैं वेनेजुएला के बारे में एक चीज़ बता रहा था। वेनेजुएला आज के टाइम पर वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट कंट्री है। रिचेस्ट किसमें? ऑयल रिजर्व के मामले में। कि यहाँ पर एक रिसर्च हुई जिससे पता चला वर्ल्ड का अराउंड 39% ऑयल इसके पास है, क्रूड ऑयल। 39% क्रूड ऑयल मिनरल्स इसके पास है। अब इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मिनरल्स इसके पास हों और अमेरिका का पड़ोसी होते हुए यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका ने किया क्या जो इंडिया में अभी हुआ था कुछ टाइम पहले। अब कोई इसको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएट मत करना, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अगेन आपके लेक्चरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमेरिका ने किया क्या, जैसे ही यहाँ पे रिसर्च हुई और पता चला वर्ल्ड का 39% ऑयल रिजर्व यहाँ पर मिल रहा है। कितना? 39%। तो अमेरिका ने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक। फिर यहाँ पे अमेरिका ने अपने हिडन एजेंडाज यूएस एड के थ्रू पास करने शुरू कर दिए। यहाँ की गवर्नमेंट में ऐसे लोगों को लेकर ऐसी लोगों को लेकर आए जिन्होंने बोला हमारे पास इतने सारे ऑयल रिजर्व हैं, हमारे बहुत अच्छे देशों के साथ क्या है रिलेशन बिल्ड होंगे, और ये सब अगर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वी डिसाइडेड कि हमारी जनता आपसे टैक्स फ्री रहेगी। यहां पे क्या आ जाती है?
फ्रीबीज आ जाती हैं। टैक्सेस छोड़ दिए, एजुकेशन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, रोड फ्री, सब कुछ फ्री। टैक्सेस खत्म कर दो, जीरो कर दो, अवॉइड करो टैक्सेस को। ये कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है भाई हर कोई एकदम से। पहली चीज, ऑयल निकालना कोई आसान काम नहीं है, आपको हैवी मशीनरीज चाहिए, कई सारे देशों के साथ टाई अप करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसे मार्केट में बेचना भी है, सारी चीजें। अब आपने क्या कर दिया, पहले ये सब चीजें कर दी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, मुझे पता चला कि मेरी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी लगने से पहले, पैसा हाथ में आने से पहले मैंने क्या कर दिया, खर्चे कर दिए। पता चला लॉटरी लगी नहीं, फेल हो गई, या लॉटरी में मिलने थे 1 करोड़, मिले केवल 80 लाख, तो अब 20 लाख कहाँ से लाऊं, अब मैं परेशान। सेम वो चीज़ इन्होंने की, इन्होंने वही बेवकूफ़ी की। और ये बेवकूफ़ी इतनी बड़ी थी, ये बेवकूफ़ी लिटरली इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये कंट्री क्या हो गई, आने वाले 5-10 सालों में ही पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और इतना ब्रूटल कोलैप्स करी, इतनी ब्रूटल कोलैप्स करी कि आज के टाइम पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस एजेंडाज यहाँ पे चलते हैं। पर काफ़ी हद तक इन लोगों ने अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश की। अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर 2024 में जो इंडिया के प्रेसिडेंट, मतलब सॉरी पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वेनेजुएला गए थे। वेनेजुएला ने स्पेशली बोला कि हमारे अगर किसी के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं तो वो इंडिया के साथ हो सकते हैं। क्यों बोला, क्योंकि उसे पता है इंडिया के पास पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है, ओएनजीसी वाला पोटेंशियल, कि यार इंडिया वाली कंपनियां यहाँ पे आकर क्या कर सकती हैं, ऑयल निकाल सकती हैं। अगर इंडिया वाली कंपनियों ने निकाला, ये लोग रशिया से अगर ऑयल ले सकते हैं तो हमसे भी ऑयल ले सकते हैं। हम बोलेंगे भाई हमसे हमारे यहाँ से जितना चाहो ऑयल ले जाओ, हम सस्ते में दे देंगे तुम्हें। कितना सस्ता चाहिए ये बताओ। अब डील थोड़ा बहुत चल रही है, थोड़ा बहुत नहीं चल रही है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, ठीक है। फिर अभी तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको लेकर बात हो रही थी, है ना, तेजस को लेकर। तो वेनेजुएला ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था कि भाई हम तेजस भी खरीदना चाहते हैं। अब वो बात अलग है कि उसने बात कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं पहुँची, बट आपको पता होना चाहिए। और आप सोच के हैरान रह जाओगे, वेनेजुएला वो कंट्री है जहाँ से वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल्स निकलती थी। ये वो फीमेल्स थी जो मिस इंडिया, सॉरी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और हर जगह पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही थी बड़े लेवल पर। वेनेजुएला कैपिटल बोला जाता था मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का, मिस अर्थ का, ठीक है। यहाँ की फीमेल्स बहुत खूबसूरत थी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से फीमेल ऐसी हो गई होंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं ही तो वहां तक पहुंचेंगी। बात समझ में आएगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पर इनको एक अवार्ड भी मिला था पीएम नरेंद्र मोदी जी का, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइनली, कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बेसिन, तो क्या है वो, साउथ अमेरिका। कौन सा है, साउथ अमेरिका। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है हमारा, अमेजन रिवर बेसिन, सीधी सिंपल सी बात है। फिर आता है यूरोप। यूरोप के बारे में बात करो तो नो डाउट आपको लोगों को पता होना चाहिए, एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल माउंटेन अलग करता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, सेम वही बात यहाँ पर भी हो रही है। कैस्पियन सी एंड यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन इस जगह आता है और कैस्पियन सी ब्लैक सी के इस तरफ पड़ता है आपके, ठीक। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के ग्रुप हैं, है ना, क्या है, कुछ ग्रुप्स हैं। सबसे पहले कौन सा है, स्कैंडिनेविया कंट्रीज, जिसमें कौन आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक एक्चुअल में एक रिलीजन था, नॉर्डिक रिलीजन, उसके नाम से नॉर्डिक नाम पड़ा है ना। अब ये जो रिलीजन था ये वही वाला रिलीजन है जिसमें आपने थॉर, ऑडिन, लोकी, इन सब का नाम सुनते हो। तो उस रिलीजन के फॉलोवर्स जो लोग थे वो यहाँ पर इन कंट्रीज में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, इन कंट्रीज में रहते थे। एक तरफ आइसलैंड, यहाँ पर फिनलैंड, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, सॉरी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारे कंट्रीज इसमें आते हैं। फिर आता है इस तरफ बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज देखोगे तो इटली के नीचे की तरफ जो कंट्रीज है, मतलब कि कहाँ गया, इटली के नीचे ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको हम लोग बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज। यहाँ पे देखो लिखा भी है बाल्कन, है ना, तो बाल्कन कंट्रीज।
तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो स्कैंडिनेविया, बाल्कान लिखा भी है, इसीलिए लिखा है। तो ये बाल्कान कंट्रीज कहाँ पे आती हैं, नीचे की तरफ के आते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो थोड़े से कम डेवलप्ड हैं। कैसे कम डेवलप्ड है? फिर आते हैं यहाँ पे कौन से, बेलोवियन कंट्रीज। बेलोवियन कंट्रीज कौन से हैं? यहाँ पे इथोपियन, लिथुआनिया, ठीक है, लिथनेशिया, ये 3 छोटे छोटे से कंट्रीज हैं। फिर आते हैं यहाँ पे स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेविया आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो इसमें आइसलैंड कैसे जोड़ दिया हम लोगों ने? सॉरी, आइसलैंड नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है, आइसलैंड इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर, हाँ वो नॉर्डिक में होगा, सही है, हाँ ठीक। फाइनली यहां पे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? एल्बुश। लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा, ठीक है। द पोर्ट ऑफ 5C कौन सा? मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको है। टेक्सटाइल हब कौन सा? मिशिगन, सॉरी मैनचेस्टर। कौन सा? मैनचेस्टर। कहाँ का? इंग्लैंड का। सेम ऐसे ही इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता था? कानपुर को बोला जाता था। आज के टाइम पर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। कौन सा है? रशिया, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे एक रिवर आती है जिसका नाम है डैन्यूब रिवर। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरोप के डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? वीनस, बुडापेस्ट, ठीक है, बलग्रेड एंड ब्रुसेल्स, ये चार इंपॉर्टेंट सिटीज इस रिवर पर थे। और इसी वजह से क्या हुआ, इस रिवर के आसपास बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। क्या डेवलप हुई? इंडस्ट्री डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई बेटा? इंडस्ट्री डेवलप हुई। फिर आता है यूरोप। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी, यहीं पर हमको देखने को मिलता है। बेटा एक शहर का नाम है, एक सिटी है ये, मैनचेस्टर एक सिटी है। मैनचेस्टर एक सिटी है और ये सिटी एक्चुअल में फेमस किसके लिए है? कपड़ों के लिए फेमस है, क्लॉथ के लिए। किसके लिए? क्लॉथ्स के लिए फेमस है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां बनी कपड़ों की, वो सब की सब यहीं पर आकर सेटल हुई थी। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना। अब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ये सारे के सारे कंट्रीज, और यहां पर न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गए मेजर कंट्रीज जिनके पास एक अच्छा खासा एरिया है। बाकी सब बेचारे छोटे छोटे से। नोरू आइलैंड जिसके बारे में हम लोग बात करे थे वो ये रहा, किबूती, तुमने न्यूज में सुना होगा, ठीक है। यहां पर एक बड़ा यूनिक सा आइलैंड तुमको बताता हूं जिसका नाम है मार्शल आइलैंड। क्या नाम है? मार्शल आइलैंड। एक और आइलैंड है यहाँ पे तुवालू एंड फिजी, जिसके बारे में बहुत सुना होगा। सोलोमन आइलैंड्स, ये बहुत तुमने सुना होगा। अब जिन को मैंने टारगेट किया, जिनको मैंने बताया, जैसे सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, किबूती, तुवालू, फिजी और यहाँ पे टोंगो। कौन सा? टोंगा। ये वो आइलैंड है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि आने वाले 50 इयर्स में हमारी कंट्री कंप्लीटली एंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एंड? क्योंकि हम लोग कंप्लीटली पानी में क्या हो जाएंगे? सबमर्ज हो जाएंगे। इसमें से टोंगा आइलैंड, ठीक है, मार्शल आइलैंड, इनके लोगों को तो ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है यूनाइटेड नेशन ने कि भाई आप अपने आइलैंड्स को जब चाहो तब क्या कर सकते हो? छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो सकते हो। वो दूसरा देश पता है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द प्लेस जहां पे इन आइलैंड्स के लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग जाकर क्या हो जाओ? शिफ्ट हो जाओ। बट अब जैसे ये फ्रेंच पोलिनेशिया, तो ये फ्रांस के कंट्रोल में। फ्रांस पोलिनेशिया किसके कंट्रोल में? फ्रांस के कंट्रोल में। तो वहां के लोगों के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे तो फ्रांस चले जाए। यहां पे है कुक आइलैंड, ठीक है, कुक आइलैंड है, तो ये न्यूजीलैंड जा सकते हैं। यहां पे एक अमेरिकन सोमा है, तो ये सोमा आइलैंड के लोग हैं, ये कहां पे जा सकते हैं? अमेरिका जा सकते हैं। दे हैव अ ऑप्शन। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। सेम ऐसी, ठीक है, फेडरल स्टेट ऑफ
मोरानेशिया, ठीक है, यहाँ पे गुमा आइलैंड है जो कि यूएसए के कंट्रोल में, तो इनके पास भी ऑप्शन है, वो चाहे तो यूएसए जा सकते हैं, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं न्यूज़ में पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिसेंटली कभी ना कभी अनाउंस करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था ये टोंगा आइलैंड का। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, सॉरी यहाँ का जो क्लाइमेट मिनिस्टर है, उसने ओशन के बीच में खड़े होकर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि जहां मैं आज खड़ा हूं ये जगह कभी पानी के ऊपर हुआ करती थी, जो भी अब पानी के नीचे आ चुकी है। आपको लग रहा होगा मैं समुद्र में खड़ा हूं, पर नहीं, मैं अपने देश की ज़मीन पे खड़ा हूं जो पानी में क्या हो चुकी है, कंप्लीटली डूब चुकी है। अब कोई सी भी स्थिति आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा टाइड हो या एब हो, कभी भी ये ज़मीन पानी के ऊपर नहीं आ पाती। उसने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। और इस आइलैंड में कुछ कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर कभी कभी अगर हाई टाइड्स आ जाते हैं तो वो एरिया कंप्लीटली पानी के नीचे चले जाते हैं, रोड पानी के नीचे चली जाती है। फिर जब टाइड्स नीचे होते हैं तब फिर वो रोड ऊपर दिखाई देनी शुरू होती है। तो कुछ कुछ जगह पर ये आइलैंड कंट्रीज ऐसी हो गई हैं जिनकी जगह केवल और केवल 2 मीटर रह गई है, 50 मीटर रह गई है, ठीक है। समुद्र से इन आइलैंड्स की ऊंचाई केवल और केवल 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रह गई है। इट मीन समुद्र की लहर आती है तो ऊपर पूरे आइलैंड के ऊपर से निकल के जाती है, पूरे आइलैंड के ऊपर से निकल के जाती है। बट अब तुम्हारा क्वेश्चन सर ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। उसके पीछे रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो आज ही अपने घरों के आसपास जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाएं। पर पेड़ ऐसा नहीं कि सर मैं तो वो वाला पेड़ लगाना चाहता हूँ, नहीं, वही पेड़ लगाओ जो कि आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। आपके आसपास के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट जो भी पेड़ हो सकता है वो पेड़ लगाओ। और हो सके तो प्लीज़ नीम का पेड़ ज़रूर लगाओ। कोई पेड़ लगाओ या ना लगाओ, प्लीज़ अपने घर के आसपास नीम का पेड़ ज़रूर लगाओ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपने घर के आसपास एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाओ आप लोग। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नीम के पेड़ के अलावा पीपल और बरगद का पेड़ ज़रूर लगाओ। ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों के नेचर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। नीम जो कि काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है आपको, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो नीम आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। पीपल जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है, बरगद भी ऑक्सीजन बनाता है। बट पीपल और बरगद की खास बात ये है, ये केवल आपको छाया नहीं देंगे, ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे, उसके साथ साथ बरगद और पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये और बहुत सारे जानवरों को क्या करते हैं, अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं आसानी से। तो इसलिए ज़रूरी है, ध्यान रखना। फाइनली हाईएस्ट माउंटेन माउंट कुसिंस्को डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। अब यहाँ पे केवल एक डेजर्ट नहीं है, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी है, गिब्सन डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, ठीक है, तमानी डेजर्ट है, ठीक है, सिम्सन डेजर्ट है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कई सारे डेजर्ट हैं। फिर आता है लॉन्गेस्ट रिवर, तो कौन सी है? रिवर मोरे। मोरे एंड डार्लिंग 2 रिवर्स के मिलने से बनती है। कहाँ पर है? तो मोरे यहाँ पर फ्लो कर रही है और डार्लिंग इसमें आकर यहाँ से मिलती है, तो मरे डार्लिंग, ठीक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक आयरिश। और जिसने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा था उसका नाम क्या है? कैप्टन जेम्स कुक। क्या नाम है? कैप्टन जेम्स कुक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका जो कि साउथ पोल में सिचुएटेड है, कंप्लीटली इसे व्हाइट आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट आइलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? कंप्लीटली बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। और पूरी तरह से देखा जाए तो साउथ पोल पे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साउथ पोल। मैंने आपको बताया था फॉकलैंड आइलैंड, तो फॉकलैंड आइलैंड का रीज़न ये वाला है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉकलैंड आइलैंड के नीचे से कोई भी शिप नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र की लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं, और यहाँ से किसी जहाज़ का गुजरने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप गुजरोगे तो 100% है आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं माना जाएगा। शिप्स का इंश्योरेंस होता है तो शिप्स को पहले ही कहा जाता है आप लोग यहाँ से नहीं गुजरोगे। ये फॉकलैंड आइलैंड और यहाँ पर जो रीजन है इसके बीच में एक क्या है? रास्ता है छोटा सा, आप लोग यहाँ से पास कीजिए, बट यहाँ से मत गुजरिए।
अगर आप यहाँ से गुजरोगे तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आप लोग समझो वो चीज़ गई आपके यहाँ से। फाइनली कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में सैचुरेटेड है, परमानेंटली कवर्ड है किससे, आइस की शीट से। और ये शीट कोई नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों से बर्फ गिर रही है, बर्फ जमा हो रही है कि जो आइस की शीट है ये अराउंड 6 किलोमीटर मोटी है। 6 किलोमीटर मोटी आइस की क्या शीट है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी हमको देखने को नहीं मिलता। ऑल कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं वो यूनाइटेड नेशन यहाँ पर क्या करता है के साथ एग्रीड है कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ रिसर्च या साइंटिफिक पर्पज से ही क्या करेंगे, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह की माइनिंग या कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, कुछ भी माइनिंग या किसी भी तरह की काम नहीं कर सकते। फाइनली सबसे पहले माउंट विंसन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रेंज भी है जिसका नाम है क्या, ट्रांस आर्कटिक माउंटेन। क्या है, एक रेंज है जो इसको दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले माउंट विंसन जो कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे आता है माउंट एल्बुर्स। एल्बुर्स क्या है, यहाँ का एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये शाइनिंग लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोसिस कहा जाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फाइनली पता होनी चाहिए। वोस्टॉक जो लेक है उसी के पास रशिया का रिसर्च सेंटर है, एंड इंडिया के भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर यहाँ पे बना था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। कौन सा, दक्षिण गंगोत्री। बट एट प्रेजेंट ये क्या है, एक सप्लाई बेस है। क्या है, एक सप्लाई बेस है। एंड प्रेजेंटली जो वर्किंग सेंटर्स हैं वो कौन सा हमारा, एक है मैत्री जो 1989 में बना था, एंड दूसरा है भारती। कौन सा है, भारती, जो कि 2015 में क्या हुआ है, कंप्लीटली वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक और सेंटर यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन पोस्टल सर्विस भी क्या करती है, काम करती है। अगर इन दोनों सेंटर्स की कैपेसिटी को देखा जाए, ठीक है, जब इस रीजन में 6 मंथ तक डे होता है उस टाइम पर अगर देखा जाए तो दोनों सेंटर्स की कैपेसिटी मिलाई जाए तो इंडिया के करीबन 100 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कितने, 100 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और जब यहाँ पे 6 महीने के लिए रात हो जाती है तो उस टाइम ड्यूरेशन में इन दोनों सेंटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो घटकर केवल कितनी रह जाती है, 60 पीपल्स के आसपास आ जाती है, सॉरी 70 पीपल्स के आसपास आ जाती है। क्लियर है भाई। कोल्ड एरिया में ऐसा थोड़ी कि वोल्केनो नहीं हो सकता, कोल्ड तो बाहर है ना, सर्दी कहाँ है, बाहर है। वोल्केनो कहां पर, जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर तो मैग्मा उबलता रहेगा, खोलता रहेगा, और जब चाहे तब निकल के बाहर आएगा। प्रेशर कुकर वाला इफेक्ट है भाई, प्रेशर कुकर वाला इफेक्ट है ना। बाहर चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, अंदर अगर प्रेशर और हीट है तो वोल्केनो फटेगा, बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आई वैंसी, बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर। अब आता है तुम्हारा सरप्राइज, ये है सरप्राइज तुम्हारा। हाँ भाई, सरप्राइज के बारे में बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। ओ माय गॉड, टाइम तो पूरा हो गया, शिट, पहले क्यों नहीं याद दिलाया। दूसरी क्लास कितने बजे से, दूसरी क्लास कितने बजे से तुम्हारी, चलो जरा जल्दी से बताओ। अल्पाइन कब होता है, जनवरी में, दिसंबर में, जून में, जुलाई में। यार शिट, अनफॉर्चुनेटली यार, यहां पर देख लो, पेरीहेलाइन जनवरी में होता है, कैसी कंडीशन है, क्लोजेस्ट है। एपीहेलाइन जुलाई में होता है, कैसी कंडीशन है, फॉर, मतलब सूरज से बहुत ज्यादा क्या है, दूरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एपेगी, पेरेगी, ये मून के साथ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। पेरेगी क्लोजेस्ट है एंड एपेगी दूर की है। विच ऑप्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को कौन सी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर रही है,
अर्थ इज गोइंग टू अराउंड द सन, नॉर्थ पोल इज स्लाइड टुवर्ड्स द सन, नाइदर ऑन द पोल एंड टिल्ड टुवर्ड्स द सन, एंड साउथ पोल इज टिल्ड टुवर्ड्स द सन। कौन से होगा? चलो ठीक है, इसको कल करवाएंगे, फिलहाल तो मतलब अभी क्या बोलूं यार मैं भी, ये देख लो आप लोग। तो समर सॉलिसिटर होता है कब? 21 जून को। विंटर सॉलिसिटर होता है यहाँ पर आपका 22 दिसंबर को। तो इक्विनॉक्स कौन सा होता है? जब वो कंडीशन जब इक्वेटर पर सीधी लाइट पड़ रही होती है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। वो कौन सी कंडीशन होगी? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो कौन सी कंडीशन है? जब इक्वेटर पर सीधी लाइट पड़ रही होगी तो वो कंडीशन कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं यार फिलहाल, तो इनको घर पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन है। एंड प्लीज अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो भाई देखो टेलीग्राम पर अपन अवेलेबल है। कोई शिकायत हो, कोई गिला शिकवा हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम पर अपन अवेलेबल है, वहां पर आप लोग आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम पर जाना है, सीधे सीधे लिखना है लोकेश सर, अपन आपको मिल जाएंगे। वहां पे जाकर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का डाउट कर सकते हो, या फिर आप लोग सीधे लिखना लोकेश सिंह सर, तो डायरेक्टली मेरी आईडी मिल जाएगी, फोटो लगी होगी, पहचान लोगे। भाई ये क्वेश्चन ही तो सरप्राइज था तुम्हारे लिए, आज सरप्राइज टेस्ट लेकर आया था, अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया, टाइम निकल गया हमारा पूरा। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, पर इस जोश को बनाए रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।